सामाजिक आंदोलन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण सबसे पहले तो यह समझ लें कि यह क्रांतिकारी होता है और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के स्वभाव में होता है। और क्रांतिकारी होने के साथ साथ मार्क्सवादी दृष्टिकोण की मान्यता होती है कि सामाजिक आंदोलन की मूल वजह संघर्ष है और यह संघर्ष समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति सत्ता के बीच और काम करने के ढंग को लेकर आपस में संघर्ष होता है, समुदाय में संघर्ष होता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संघर्ष होता है, निर्जातीय स्वरूप में संघर्ष होता है, धार्मिक आधार पर संघर्ष होता है, क्षेत्रीय आधार पर संघर्ष होता है। संघर्ष ही मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मूल में है। वहीं भौतिक हित और दूसरे के प्रभुत्व को लेकर भी संघर्ष होते हैं। संघर्ष और क्रांतिकारी भावना, ये दो चीज मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। यह अलग बात है कि विभिन्न समाजों में संघर्ष की प्रकृति भिन्न भिन्न रूप में दिखती है और इस संघर्ष का समाधान संवैधानिक तरीके से नहीं किया जा सकता, समझौता से, वार्ता से संघर्ष का समाधान नहीं किया जा सकता। और यह संघर्ष वर्ग संघर्ष का रूप लेती है। आर्थिक विवाद, आर्थिक जर, आर्थिक भावना इसके मूल में है और सबों के मूल में यह आर्थिक संघर्ष है। वर्ग संघर्ष की सामाजिक रचना, सामाजिक संरचना आर्थिक संरचना के रूप में है और यह संघर्ष समाज की जो हमें दिखती है, यह आर्थिक संरचना के साथ साथ उत्पादन में, वितरण व्यवस्था को लेकर, इन सब संदर्भ में संघर्ष की पृष्ठभूमि निर्मित होती है। जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं, जो संपन्न होते हैं, सामाजिक व्यवस्था में प्रभुत्व स्थापित करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था पे अपनी सत्ता स्थापित रखते हैं, वे समाज में प्रभावी होते हैं। और वहीं एक दूसरा वर्ग है जो विपन्न होते हैं, जो शोषित होते हैं। वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत भी सभी उनके विचार से सहमत हो, ऐसी बात नहीं है। रॉल्फ मिलीबांड विद्वान है, समाजशास्त्री, उनकी नजर में देखें तो वर्ग प्रभुत्व कभी भी विशुद्ध रूप से आर्थिक अथवा विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि वह ऐसा हो सकता है। आगे देखें तो वे हमेशा ही सशक्त और व्यापक, मिलीबांड का कहना है, रॉल्फ मिलीबांड का, कि वे हमेशा सशक्त और व्यापक राजनीतिक अंश रखेगा, न कि किंचित मात्र। और क्योंकि कानून एक सुस्पष्ट रूप है, सबों के लिए सर्वमान्य रूप से दिखती है और यह प्रभुत्व के सभी रूपों का अनुमोदन और वैधता प्रदान किए जाने की राजनीति धरती है। और अगर देखें तो राजनीति उसका अनुमोदन करती है, जो कि अनुमति प्राप्त है, संस्थागत है, संवैधानिक है। इसी कारण उत्पादन संबंध के भीतर और बाहर भिन्न भिन्न संघर्षरत वर्गों के सदस्यों के बीच संबंधों की अनुमति देती है। मार्क्स की बात देखें तो वे कहते हैं ऐसे लोगों का समाज में समूह होता है जिनकी उत्पादन प्रणाली के आधार पर समान परिस्थिति होती है। वे एक होते हैं, वे राजनीतिक शक्ति संरचना के साथ साझा रूप से जुड़े होते हैं और एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। वहीं उसके विपरीत जो दूसरा वर्ग होता है, उसके वर्ग सदस्यों में वर्ग चेतना और वर्ग एकता उत्पन्न होती है। यह इसलिए कि समाज दो वर्गों में, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में विभाजित है। वर्ग निर्माण के लिए मार्क्स ने वर्ग चेतना और वर्ग संगठन जैसे बातों की बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि सभी वर्गों की समान विशेषताएं व्यक्ति का एक समूह मात्र नहीं है।
अपितु यह वर्ग चेतना की बात होती है। और यह वर्ग चेतना सर्वहारा में जगती है। वे लोग जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन पर वे नियंत्रण रखते हैं, वहीं वे क्या करते हैं, जो उत्पादन करता होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनसे वे अधिशेष हड़प लेते हैं और समाज पर नियंत्रण बढ़ाते हैं, अस्थायी बनाते हैं। पूर्व में सामंती व्यवस्था की बात थी। सामंती व्यवस्था में सामंत लोग श्रेष्ठता का दावा करते थे, हड़प कर लोगों का, शोषितों का, वंचित का। और पूंजीवादी व्यवस्था में औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग की रूप में वे तब्दील हो जाते हैं। धनी और श्रमिक वर्गों के बीच प्रतिरोधी हित उस वर्ग पर आधारित समाज में अंतर्निहित होते हैं, जो विवादों को जन्म देते हैं। मार्क्सवादी भावना समाज को जिम्मेवार ठहराते हैं। ये समाज की उपज होती है कि वे दो वर्गों में तब्दील हो जाती है, दो वर्गों में दिखती है, एक शोषक, दूसरा शोषित। और इसके लिए पूर्ववर्ती व्यवस्था में, पहले की व्यवस्था में क्या किया गया, तो आधिपत्य जमाने के लिए उन लोगों ने शोषित वर्गों पर अंकुश कसने के लिए राज्य का इजाद किया। राज्य का और राज्य के साथ साथ अन्य संस्थाओं का। इसके लिए वे तरह तरह के हथियार इस्तेमाल किए, जैसे धर्म का, संस्कृति, शिक्षा, जनसंचार, इन सबों का दमनकारी प्रभाव के बल के प्रयोग उन्होंने किया वंचित पर। वहीं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य आने के बाद वे कहते हैं, परवर्ती जन, बाद के लोग प्रतिरोध करते हैं, वे अब चुप नहीं रहते हैं। धर्म के आधार पर उनका शोषण नहीं किया जा सकता। वे आंख मूंद कर उन पर बात नहीं मानते हैं, प्रतिरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और धनी वर्ग के खिलाफ संगठित होकर सामूहिक कार्रवाई की भी बात होती है। और यही कारण होता है कि वे सत्ता में प्रभावी वर्गों को उखाड़ फेंक कर क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन लाने की बात करते हैं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था को हटा देना है, और जब ये हटेगी तो सत्ता से वे बेदखल होंगे, तो स्वाभाविक है कि क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी। और वर्ग संघर्ष ही यहां पर प्रतिरोध के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है, और जो सामूहिक कार्रवाई सामाजिक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। सामाजिक संघर्ष के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करते समय आप यह भी समझ सकते हैं कि मार्क्सवादी के अनुसार परस्पर विरोधी आर्थिक हित समाज में संरचनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अनेक मार्क्सवादी विद्वान निर्जातीय, धार्मिक व अन्य सांस्कृतिक कार्यों पर भी ध्यान देने लगे हैं। वे सिर्फ आर्थिक रूप पर ही, आर्थिक कारक पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कुछ ने तो शोषित वर्गों की चेतना के स्वरूप का भी विश्लेषण शुरू कर दिया है। मार्क्सवादी विद्वानों के अनुसार एक ही वर्ग के सदस्य अन्य वर्गों की तुलना में न सिर्फ साझा हित रखते हैं, बल्कि समाज में अपनी स्थिति के संबंध में एक आम चेतना भी सीखते हैं कि उनके हित एक जैसे हैं। और यह बात शासक वर्ग और राज्य के विरुद्ध उनकी सामूहिक कार्रवाई में मदद करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो वंचित हैं उन्हें लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, और इस तरह सामूहिक रूप से लगता है कि उनके हित तो एक ऐसे हैं और वे शोषित हो रहे हैं, वे शिकार हो रहे हैं। तो वहां पर वह एक सामान्य रूप से लोगों में जनचेतना जगती है और सामूहिक कार्रवाई के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, जो कि सामाजिक आंदोलन बनती है।
वहीं यह भी समझ सकते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत भी एक ही बिंदु पर सभी लोगों की एक ही राय नहीं है। विश्लेषण के क्रम में आप यह समझ सकते हैं कि पूंजीवादी राज्य में संसदीय, ऐसा मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है कि पूंजीवादी राज्य जो होते हैं वह संसदीय लोकतंत्र के रूप में जो संपन्न लोग होते हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं। और जब उनके हितों की रक्षा करते हैं तो जाहिर है यहां पर श्रमिक वर्ग का शोषण होता है, और यह राज्य के माध्यम से, संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से वह आसानी से वह शोषण कर लेता है। यहां पर दो तरह की बातें आती है, संपन्न की और विपन्न की। संपन्न हैव और विपन्न हैव नॉट। जिसके पास बहुत है वो संपन्न है, हैव्स, और जो नहीं है वह हैव नॉट। यहां पर दोनों के बीच, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, उनके पास जो विवाद है, जो संघर्ष है, उसका समाधान सांस्कृतिक रूप से यानी कि संवैधानिक रूप से यह नहीं किया जा सकता है। कालांतर में 60 के दशक के बाद के विचार को देखें तो वहां पर AR देसाई ने कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो अल्प लाभान्वित है, जो कि कम उनके जो है शिकार हो रहे हैं, मुझसे कोई लाभ नहीं ले रहे हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था के, उन नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार की अवहेलना हो रही है, लगातार अवहेलना हो रही है। विपन्न के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, उनको सुरक्षित संरक्षित नहीं किया जा रहा है। यह 60 के दशक में ही यह विचार आया था, वर्तमान की विचार नहीं है। यहां पर उनका मानना है कि राज्य बहुसंख्यक शोषित वर्ग और विशाल जनसंख्या के मानवाधिकार की रक्षा करने में वो समर्थ रहा है। और ग्रामीण इलाकों की देखें तो जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों से उन्हें वंचित कर दिया गया, जो इस पर निर्भर थे, जो इनसे आजीविका चलाते थे, जो प्रकृति की रक्षा करते थे। और इसका शोषण पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा हुआ है, संपन्नशाली व्यवस्था द्वारा हुआ है, प्रभावशाली व्यवस्था द्वारा हुआ है। और ऐसे प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कदम की बात करते हैं। संगठित एवं असंगठित संघर्ष के माध्यम से गरीब अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं। सामाजिक आंदोलन का यह स्वरूप मार्क्सवादी दृष्टिकोण का कहलाता है। वहीं देसाई कहते हैं संसदीय स्वरूप वाली सरकार एक राजनीतिक युक्ति जैसी होती है, और यह तो लोकतांत्रिक अधिकारों को विस्तार प्रदान करने में नाकाफी सिद्ध हुए हैं। यह एक खोखली चरित्र जैसी साबित हुई है, इसमें पूंजी धारक सत्ता ही इस प्रक्रिया में भाग लेती है और आम लोगों के अवसरों को बाधित करती है या उसे कम करती है। वे अपने आप को एक तरह से तानाशाही में तब्दील कर देते हैं, बड़ी मछली के रूप में सभी छोटी मछली को निगल जाते हैं। और कुछ तो अपने लोकतांत्रिक आडंबर का दिखावा करते हैं और इसके आड़ में खुले निरंकुश साधनों का प्रयोग करती हैं। और यही कारण है कि जन विरोध समाप्त नहीं हो पाता है। जन विरोध तो तब तक जारी रहेंगे जब तक लोग उन देशों में पूंजी के शासन को समाप्त न कर दे जहां यह अभी तक कायम है। पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था की समाप्ति की बात ये जन करते हैं। वे नौकरशाही वाली राजनीतिक शासन प्रणाली के खिलाफ भी बात करते हैं कि जहां पूंजी का शासन समाप्त हो गया है, एक लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण हो गया है, राजनीतिक चेतना लोकतांत्रिक पद्धति के साथ साथ नौकरशाही के साथ काम कर रही है। यहां पर स्टालिन नौकरशाही आतंकवादी राजनीतिक शासन प्रणालियों ने जन्म दिया है। वहां पर क्या हुआ? लोगों के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन वे कहते हैं तब तक जारी रहेंगे जब तक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, बोध के लिए राजनीतिक संस्थागत रूप खोज नहीं लिए जाते हैं।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण को देखें तो यह जो सामाजिक आंदोलन होता है, यह सिर्फ विरोध नहीं होता, यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं होता, यह अपनी शिकायतों की बात रखनी नहीं होती है, बल्कि इनसे कहीं अधिक होते हैं। शोषित वर्ग का उद्देश्य यह नहीं होता है कि संस्था सुधर जाए, बल्कि होता यह है कि ये अपने अधिकारों की बात करते हैं, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इनको संस्थागत रूप से कोई मतलब नहीं है, इनको अपना अधिक वेतन चाहिए, कार्य सुचारू चाहिए रूप से होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं कि हमें प्रबंधन में सुरक्षा मिले, श्रमिकों के बीच भाईचारा बढ़ाने की बात होती है। और इन सबों की बात जब होती है तो बात अंततः राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंच जाती है, जहां राजनीतिक व्यवस्था के अंत की बात होती है। यह संघर्ष उत्पादन संबंध में, उत्पादन के साधनों में, जब वहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं तो जो प्रभावी राज्य व्यवस्था होती है उसको उखाड़ फेंकने की बात होती है। अपने अधिकारों के लड़ने के साथ इसका स्वरूप एक संवैधानिक के साथ साथ असंवैधानिक भी हो जाता है। शोषित वर्ग का संघर्ष हिंसात्मक भी हो सकता है और अहिंसात्मक भी हो सकता है। यह हिंसा से बचता नहीं है या अहिंसा को ही अपनाता नहीं है, यह किसी भी रूप को अपना लेता है। इनका मानना है कि यह इस पर निर्भर करता है कि इनका दमन किस प्रकार किया जाता है। यदि दमन राज्य और धनी वर्ग द्वारा, हिंसक द्वारा किया जाता है तो यहां पर उनका विकल्प ये हिंसक रूप में अपनाते हैं। और अगर अहिंसक होता है, विकासात्मक होगा, तो इनका भी साधन अहिंसात्मक होगा। समझ लें कि यह हिंसात्मक रास्ता अपनाए जाने के खिलाफ नहीं है। यह अलग बात है, यह हमेशा हिंसात्मक साधन अपनाते हैं ऐसी बात नहीं है। ये भी विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और अहिंसात्मक रूप भी अपनाते हैं। यह अलग बात है कि यह कटिबद्ध नहीं है कि हम हिंसा ही अपनाएंगे या अहिंसा ही अपनाएंगे, लेकिन हिंसा को पूर्णतः छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि हम अहिंसात्मक मार्ग पर चलेंगे। तात्पर्य यह है कि यह साध्य को देखते हैं, साधन को नहीं देखते हैं। यह अपनी मंजिल को देखते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना है, चाहे यह जैसे पहुंचे। और कहते हैं शोषित वर्ग के विरुद्ध राज्य प्रबल हिंसा नहीं करे, और अगर ऐसा करते हैं तो उसको वे उजागर करेंगे। और यहां पर फिर इस विधि की प्रतिकूलता के सामने करने के लिए कोई विकल्प इनके पास बचता ही नहीं है। मार्क्सवादी विचारों के अध्ययन के उपरांत आप यह समझ सकते हैं कि मार्क्सवाद जिन सिद्धांतों को मानता है और उनका जो अध्ययन करता है, इस पर भी एक मत मार्क्सवादी विद्वानों के बीच नहीं है। और यहां पर इस पर भी बहस शुरू हुई है। मार्क्सवादी विद्वान खुद कहते हैं कि इतिहास ने, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हुए, उन्होंने भी खुद सब अल्टर्न का, जो निचले तबके के लोग हैं, उनका वे लोग अध्ययन नहीं किए, उनको वे लोग भी उपेक्षित कर दिए। सब अल्टर्न स्टडीज ग्रुप ने कहा है कि इतिहास का नीचे से अध्ययन शुरू करते हैं हम, और वे कहते हैं जनसाधारण के इतिहास की तो उपेक्षा हुई है। कुछ लोग, बड़े लोग, सामंतवादी लोग की बात इतिहास में होती है, लेकिन जो सबाल्टर्न समझ गए, सबाल्टर्न जिसे समझा गया, जिसे हे समझा गया, शोषित जो हुए, उनका अध्ययन नहीं किया गया, उन पर फोकस नहीं किया गया। इसके लिए वे परंपरावादी मार्क्सवादी इतिहासकारों की खुद भी आलोचना करते हैं, और वे कहते हैं वे भी अभिजात वर्ग पर ही निर्भर हो गए थे। और ऐसा लगता है मानो उपाश्रित जो सबाल्टर्न होते हैं उनका कोई इतिहास ही नहीं है, और उपाश्रित वर्ग अपना कोई इतिहास ही नहीं बनाते। और
आरोप लगाते हैं कि परंपरावादी मार्क्सवादी विद्वान ने सांस्कृतिक कारकों को गुप्त रूप से तो हानि पहुंचा दी है। वर्ग चेतना का एक रेखीय विकास का अवलोकन किया है गुहा ने। दूसरी ओर अन्य मार्क्सवादी विद्वान सबअल्टर्न स्टडीज के इतिहासकारों की प्राधान्यतात्मक कारण जो संरचनात्मक कारण है, उसकी उपेक्षा किए जाने और चेतना को संरचनात्मक प्रतिवादों से स्वतंत्र रूप से देखे जाने की कड़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि वे तो हीगल के आदर्शवादी अनुयायियों के रूप में हैं।